क्लास में। तो इनिशियल कुछ क्लासेस हम लोग यूट्यूब में अपलोड रखेंगे, उसके बाद यूट्यूब में अपलोड नहीं रहेगा, अपने स्टूडेंट के लिए रह जाएगा। तो देखो प्रॉपर पढ़ाई कैसे किया जाता है अभी चालू हो रहा है ना, अभी चालू हो रहा है। 11-12 में हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे थे बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ाई हो रहा था और छोटा छोटा पढ़ाई हो रहा था। अभी तुम लोगों को बहुत टाइम लेके बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो अपना कॉन्फिडेंस मत खोना, सोचना ऐसा सोचना कि हम लोग क्या है, हम लोग कॉमर्स का डॉक्टर है। सोचो कि अगर तुम जिस डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर बोल रहा है सर इतना बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, इसलिए हम लोग ना कम पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए हैं। क्या उस डॉक्टर के पास से तुम अपना सर्जरी करवाओगे? नहीं करवाओगे। जो प्रॉपर पढ़ाई किया है उससे सर्जरी करवाओगे। तो तुम भी कॉमर्स का डॉक्टर हो, मतलब यहाँ पे तुम फाइनेंस का डॉक्टर हो, तुम कॉस्ट का डॉक्टर हो, तुम अकाउंट्स का डॉक्टर हो, तुम लॉ का डॉक्टर हो, ठीक है ना। तो तुमको भी एकदम पेशेंस के साथ, है ना, टाइम लेके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके हम लोग रिजल्ट अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना, अपना पेशेंस लूज़ मत करना और पढ़ाई करते रहना। एक प्रैक्टिस डाल लो अभी से, दिन में कम से कम 4 घंटे का क्लास, 4 घंटे का घर में पढ़ाई, 4 घंटा घर में पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट तुम्हारे सामने रहेगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चालू करेंगे पेपर नंबर 4 का पार्ट 2 वाला एरिया हम लोग कवर करेंगे आज। पार्ट 2 वाला एरिया हम लोग अभी चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का जो पेज है, आ जाओ। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का पेज नंबर 181 में आ जाओ। 181 में आ जाओ। लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है ना। अब इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का जो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग थोड़ा नीचे से, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से हम लोग आज का क्लास चालू करेंगे। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट से हम लोग आज का क्लास चालू कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। मतलब कन्वेंशनल मैनेजमेंट क्या बोलता है, मैनेजमेंट कन्वेंशनली बोलता है कि अपना काम दूसरों से करवा लेने का नाम ही है मैनेजमेंट। अपना काम दूसरों से करवा लेने का नाम ही है मैनेजमेंट। बट रियल मैनेजमेंट इज डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। लेकिन रियल मैनेजमेंट जो है वो क्या है, डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क, ठीक है ना। आगा हसन अबेदी, द पर्सन हु डायरेक्ट द एफोर्ट ऑफ अदर इज नोन एज मैनेजर, ठीक है ना। आगा हसन अबेदी ये बोला है, क्या बोला है, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज मैनेजमेंट बट रियल मैनेजमेंट इज डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। तो आगा हसन अबेदी ने जो बोला है इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। क्या बोल रहा है, उन्होंने बोला है कि गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल बट रियल मैनेजमेंट इज डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क, ठीक है ना। तो मतलब मैनेजमेंट हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट का काम है दूसरों से अपना काम निकाल लेना, दूसरों से अपना काम करवा लेना। लेकिन रियल मैनेजमेंट क्या है, रियल मैनेजमेंट है कि लोगों को डेवलप करना थ्रू वर्क। मतलब वर्क के थ्रू लोगों का डेवलपमेंट करने का नाम ही है मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द पर्सन हु डायरेक्ट द इफोर्ट ऑफ अदर इज नोन एज मैनेजर। मतलब वो आदमी जो लोगों को डायरेक्शन देता है, जो वो आदमी जो लोगों को डायरेक्शन देता है कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं। मैनेजमेंट में बी डिफाइन इन मेनी डिफरेंट वेज। मैनेजमेंट को हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एमिनेंट ऑथर्स on the subject have defined the term management. Some of these definition are reproduced below। मतलब कुछ डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है। बहुत लोग तो बहुत कुछ बोला है मैनेजमेंट के बारे में, तो नीचे कुछ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ए एप्ले,
क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब मैनेजमेंट पीपल को डेवलपमेंट का प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, पीपल को डेवलपमेंट करा, लोगों को डेवलप करने का नाम ही है मैनेजमेंट। एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, सिर्फ यही डायरेक्शन देना मैनेजमेंट का काम नहीं है। मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का काम है लोगों को डेवलपमेंट करना, लोगों का डेवलपमेंट करना, ठीक है ना। ये कौन बोला है, लॉरेंस से एप्ले। नेक्स्ट बोल रहा है जोसेफ, जोसेफ ने क्या बोला है, चलो देखते हैं। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप एज क्या बोला है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल। मतलब बोल रहा है मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एक ग्रुप मतलब कुछ लोग मतलब 2 लोग 10 लोग 20 लोग 100 लोग, कुछ ग्रुप है ना, ग्रुप क्या करता है, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक संग काम करता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल एक संग काम करता है कंपनी का कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है, तो 2-4 डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशन याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 डेफिनेशन सिर्फ याद रखना है, बस काफ़ी है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट बोल रहा है, हाँ तो नेक्स्ट पेज में देखो बोल रहा है, नेक्स्ट पेज में एक बार देख लो। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एज पर जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी ने क्या बोला है, जॉर्ज टेरी ने बोल रहा है मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस consisting of planning, organizing, equating and controlling, performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources। मतलब जॉर्ज टेरी ने बोल रहा है मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे प्लानिंग यूज होता है, ऑर्गेनाइजिंग यूज होता है, एक्विटिंग यूज होता है। एक्विटिंग का मतलब एक बार देख लेना, एक्यूमुलेशन मतलब सभी को इकट्ठा करना, ठीक है। एंड कंट्रोलिंग भी काम आता है। टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज, मतलब जो मतलब हम लोग वो माने मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग प्लानिंग का यूज़ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करेंगे, एक्यूमुलेटिंग का माने एक संग मतलब एक्विटिंग का यूज करेंगे। एक्विटिंग का मतलब होता है सभी को एक जगह माने कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है ना। हाँ चालन ना, हाँ मतलब लोगों को डायरेक्शन देना बोल सकते हैं। एंड कंट्रोलिंग भी करना, ताकि कंपनी का जो पीपल है, कंपनी में जो लोग काम कर रहा है, कंपनी जो रिसोर्स यूज़ कर रहा है उसको एक जगह में एक दिशा दिखा सके, ठीक है ना। जॉर्ज टेरी ने ये बोला है। नेक्स्ट देखो सबसे इंपॉर्टेंट है हेनरी फ्योल क्या बोला है। हेनरी फ्योल बोल रहा है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। बोल रहा है मैनेजमेंट जो है वो प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कमांड देता है, हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, हाउ टू डू एनी वर्क, इसको हम लोग कमांड बोलते हैं, कमांड देता है, कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, ये सबको मैनेज करता है, मतलब प्लानिंग का काम, ऑर्गेनाइजिंग का काम, कमांडिंग का काम, कोऑर्डिनेशन का काम और कंट्रोल का काम, सभी को एक जगह मैनेज करने का काम ही है मैनेजमेंट का काम ही है सभी को एक संग मैनेज करके चलना, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पीएफ ड्रकर क्या बोला है, मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस ए बिजनेस एंड मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्कर एंड वर्क। मतलब बोल रहा है पीएफ ड्रकर बोला है मैनेजमेंट एक मल्टी प्रोसेस ऑर्गन है जहाँ पे बिजनेस को मैनेज किया जाता है, मैनेजर्स को मैनेज किया जाता है, हाँ जो वर्कर है उन लोगों को भी मैनेज किया जाता है, और जो काम हो रहा है उस काम को भी हम लोग मैनेज करते हैं। सब मिलके यहाँ पे मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो ये 4-5 को पढ़ लेने से काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये वाला हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द डेफिनेशन कोटेड अबव इट इज़ क्लियर दैट द मैनेजमेंट इज ए टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वर्क फ्रॉम अदर इन एन इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर फॉर रियलाइजिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थ्रू प्रोडक्टिव यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। कहने का मतलब है मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट एक टेक्निक है
लोगों के द्वारा काम निकाल लेने का, लोगों को काम देके उन लोगों से काम निकाल लेने का एक प्रोसेस है मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दूसरा काम भी इंटीग्रेटेड होता है। बहुत सारा काम एक के संग दूसरा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारा काम को हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, एक के संग दूसरा काम को रिलेटेड होता है ना, इसलिए कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, कैसे, बाय यूज़ ऑफ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मतलब जो मटेरियल रिसोर्सेज हम लोगों को लगता है बिजनेस में, क्या क्या लगता है, लैंड लगता है, मनी लगता है, मैनेजमेंट लगता है, वे वर्कर का माने लेबर फोर्स लगता है, हाँ, मिशनरी लगता है। तो ये सब जो मटेरियल है, मटेरियल रिसोर्सेस है, इस सब को यूज करके कंपनी का जो गोल अचीव करना है, ये गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग देखते हैं, प्रोसेस को हम लोग काम में लेते हैं, उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, नेक्स्ट बोल रहा है मोबिलाइजिंग द फिजिकल ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड प्लानिंग देयर यूटिलाइजेशन for business operation in such a manner as to reach the defined goal can be referred to as management। मतलब बोल रहा है कि फिजिकली मोबिलाइजिंग द फिजिकल ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकता है। मतलब फिजिकली मतलब कोई वस्तु, गुड्स, है ना, हो सकता है कि वो क्या बोलेंगे, प्लांट एंड मशीनरी हो, वो सबको, ह्यूमन लेबर को, और फाइनेंस को माने पैसे को, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से प्लान करना, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, बिजनेस ऑपरेशन के अंदर यूटिलाइज करना, और बिजनेस का जो गोल है उस गोल को अचीव करने का नाम ही है मैनेजमेंट, ठीक है। इफ़ द व्यूज ऑफ द वेरियस अथॉरिटीज आर कंबाइंड, मैनेजमेंट कुड बी डिफाइंड एज ए डिस्टिंक्ट ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग इनपुट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इनपुट क्या क्या है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज बाय टिपिकल मैनेजरियल फंक्शन, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, नेमली आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिजायर्ड बाय द कस्टमर, ठीक है ना। अच्छा, इन द प्रोसेस वर्क इज परफॉर्म्ड विद एंड थ्रू पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं कि इतना बड़ा लाइन जो पढ़े हैं हम लोग क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है। मैनेजमेंट को हम लोग एक शब्द में बोल सकते हैं कि एक वाक्य में बोल सकते हैं, क्या, एक ऑनगोइंग एक प्रोसेस है जहाँ पे कंपनी का जो इनपुट्स है, मतलब कंपनी जो चीज़ को लेके जो चीज़ को काम में लेता है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो गया, मतलब लैंड हो गया तुम्हारा, फाइनेंस हो गया, पैसा हो गया तुम्हारा लेबर, ये सब कंपनी के अंदर इनपुट कहा जाता है इसको, है ना। बाय टिपिकली मैनेजरियल फंक्शन, मतलब उसके बाद ये सब इनपुट को काम में लेके प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है। ये सब प्रोसेस को लेके, जैसे कि लैंड हो गया, फाइनेंस हो गया, उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन लेबर हो गया, ठीक है ना। लैंड हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन लेबर हो गया, और रॉ मटेरियल हो गया। ये सब जो इनपुट है, ये सब इनपुट को कंपनी यूज में लेता है। यूज में लेने के बाद यहाँ इसको लेके कंपनी एक प्लान करता है, क्या काम करेगा काम को ऑर्गेनाइज करता है, लोगों के बीच में काम ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका डायरेक्शन देता है, और उसके बाद जो लोग काम कर रहा है उसको कंट्रोल भी करता है। किस लिए करता है ये सब काम, टू अचीव, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही ना ये काम हो रहा है। क्या ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, बोल रहा है आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब जो हम लोग गुड्स या सर्विस बना रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, ठीक है ना, फॉर द कस्टमर के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद बोल रहा है इन द प्रोसेस वर्क इज परफॉर्म्ड विद एंड थ्रू द पर्सनल, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें मतलब लोगों के द्वारा ही काम किया जाता है, लोग ही ये सब काम करता है। और जो काम होता है ना हमेशा एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी सेम नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं रहता है, एवर चेंजिंग होते रहता है, मतलब बार बार चेंज होते रहता है। तो ये चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर लोगों को ये काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे इनपुट डाला जाता है और उसके बाद प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ, ये सबको यूज किया जाता है।
ताकि कंपनी का जो मोटिव है, कंपनी का जो मोटो है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है ये पूरा हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है गुड्स और सर्विस को तैयार करना और प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना। और ये जो सब काम हो रहा है, ये जो मैनेजमेंट तैयार हो रहा है, मैनेजमेंट चल रहा है एक बिजनेस के अंदर, ये हमेशा एवर चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है, देखो नेक्स्ट बोल रहा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या बोल रहा है? बहुत ही सिंपल है सर, मैनेजमेंट का नेचर है रिजल्ट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का नेचर है रिजल्ट ओरिएंटेड। क्या बोल रहा है? मैनेजर्स प्राइमरी टास्क इज टू सिक्योर द प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस थ्रू प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। मतलब मैनेजर का जो प्राइमरी टास्क होता है, पहला ही जो टास्क होता है, प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टास्क होता है वो क्या होता है? सिक्योर द प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस थ्रू प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल के संग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल के संग कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस में परिवर्तित करना। मतलब कंपनी जो काम करने के बारे में सोच रहा है उसको प्रोडक्टिव बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा मैनेजर को, है ना। ये प्रोडक्टिव बनाने का जो तरीका है इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। मतलब क्या? लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी तुम्हारे पास है, फाइनेंस तुम्हारे पास है, ह्यूमन रिसोर्स तुम्हारे पास है और रॉ मटेरियल तुम्हारे पास है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। क्या कोई प्रोडक्टिव वर्क हो पाएगा? कोई प्रोडक्टिव वर्क हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट का ज़रूरत होता है। मैनेजमेंट क्या करता है? ये सब इनपुट को लेके रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है। मतलब ये सब आ गया है ना, चलो काम में लग जाओ। अभी बिजनेस में आ गए हो ना वर्कर लोग, चलो काम में लग जाओ। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। आज के दिन में तुम्हें 10 यूनिट बनाना है, आज के दिन के अंदर अंदर तुम्हें 100 यूनिट बनाना है। तो कहने का मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड ये एक परफॉर्मेंस है। इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ द मैनेजमेंट टू ब्रिंग इन टू बीइंग द डिजायर्ड रिजल्ट, rational utilization of available resources to maximize the profit in the economic function of manager। मतलब बोल रहा है कि ये मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि वो जो डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए जो हम लोग रिजल्ट आशा कर रहे हैं, जो रिजल्ट हम लोग चाह रहे हैं, वो रिजल्ट को पाने के लिए रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है ना उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, एकदम पूर्ण यूज़ करेंगे, है ना, पूरी यूज़ करेंगे। मैनेजमेंट से यही उम्मीद किया जाता है। टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ ए मैनेजर, माने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ये मैनेजर का फंक्शन ही बनता है कि जो कंपनी के पास रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। अकॉर्डिंग टू किम्बल, management is the art of applying the economic principles that underline the control of men and materials in the enterprise under consideration। मतलब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू किम्बल ने बोला क्या है? बोला है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ अप्लाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल। मैनेजमेंट एक आर्ट है जहाँ पे इकोनॉमिक प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। दैट अंडरलाइन द कंट्रोल ऑफ मेन एंड मटेरियल, जो कि मेन और मटेरियल को कंट्रोल करता है, जो कि मेन और मटेरियल को कंट्रोल करता है। इन द एंटरप्राइज अंडर कंसिडरेशन, मतलब एंटरप्राइज के अंदर कंसिडरेशन के संग वो कंट्रोल करता है। तो मतलब फिर से बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है जहाँ पे इकोनॉमिक प्रिंसिपल को यूज किया जाता है मेन और मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए कोई एक एंटरप्राइज के अंदर एक गिवन कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है ह्यूमनी अप्रोच बोल रहा है मैनेजमेंट इन्वॉल्व डूइंग द जॉब थ्रू पीपल। मतलब मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट लोगों से ही तो काम निकालता है ना, लोगों से काम करवाता है। मैनेजमेंट लोगों से काम करवाता है। द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ अर्निंग प्रॉफिटेबल रिटर्न कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट enlisting cooperation and securing positive response from people। मतलब ये इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इकोनॉमिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए
हमेशा जरूरी है। क्या जरूरी है सर? कोऑपरेशन। लोग जब काम करता है ना, एक जगह में 2 जन रहता है तो खटर पटर लग जाता है, एक जगह में 10 जन रहेगा तो झगड़ा लगेगा, एक जगह में 100 जन रहेगा तो मारपीट लग ही जाता है सर। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट कोऑपरेशन करता है, ठीक है ना। कोऑपरेशन मतलब सभी के संग, एक दूसरे के संग भाईचारा का भाव रखना बनाया जाता है। कहाँ से? मैनेजमेंट से। गुड मैनेजमेंट अगर रहता है तो लोगों के बीच में झगड़ा झमेला नहीं होता है। एंड सिक्योरिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल, और लोगों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही सिक्योर करता है। मतलब अगर हम लोग काम करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी के हित के लिए बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे तो अपना और कंपनी का डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे। तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स तैयार करने वाला कौन है? मैनेजमेंट। In the word of Kunj and O'Donnell, management is the art of getting things done through people in formally organized group। मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है, उन लोगों से काज करवा लेने का जो आर्ट है उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं, उसी की तो हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं ना। तो फिर से एक बार और बोल रहा है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है लोगों से काम करवाने के लिए। मैनेजमेंट इन्वॉल्व डूइंग द जॉब थ्रू पीपल, मतलब मैनेजमेंट क्या करता है? लोगों से काम करवाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोल रहा है? द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ अर्निंग प्रॉफिटेबल रिटर्न कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट enlisting cooperation and secure positive response from people। मतलब ये इकोनॉमिक फंक्शन कभी भी सटीक तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगा अगर लोगों के बीच में कोऑपरेशन ना रहे और लोगों के बीच में पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना रहे तो, ठीक है ना। तो कुंज और ओडोनिल क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, लोगों के द्वारा काम करवाने का तरीका है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, लोगों से अपना काम निकाल लेने का एक आर्ट है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या काम कर रहा है? मैनेजमेंट एक ह्यूमन अप्रोच लेके चलता है, लोगों को एकजुट रखता है और लोगों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स बना के चलता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पेज में सर हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट पेज में बहुत सारा है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे हम लोग। डिटेल्स तुम लोग जब रिवाइज करोगे तो अच्छे से एक बार पढ़ना। देखो बोल रहा है प्रोसेस सेंट्रिक, जो मैनेजमेंट है एक प्रोसेस सेंट्रिक एक्टिविटी है। बोल रहा है देखो मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस फंक्शन और एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, या फिर बोल सकते हो मैनेजमेंट एक फंक्शन है, मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द ऑब्जेक्टिव सेट बाय एडमिनिस्ट्रेशन आर एक्चुअली अचीव। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव सेट करके दिया है, वो ऑब्जेक्टिव जब तक पूरा नहीं हो जाता मैनेजमेंट तब तक काम करते रहता है। मतलब कंपनी का जो हायर लेवल अथॉरिटी है, जब तक वो लोग माने हायर लेवल का जो अथॉरिटी है वो लोग जो रूल्स एंड वो लोग जो सेट करके दिया है, वो लोग जो क्या बोलेंगे अचीव करने के लिए दिया है, वो लोग जो प्रोसेस सेट करके दिया है, वो प्रोसेस, वो फंक्शन, वो लेवल ऑफ एक्सीलेंस जब तक अचीव नहीं हो जाता कंपनी के में जो मैनेजमेंट है वो काम निरंतर करते रहता है, ठीक है। जॉर्ज टेरी ने क्या बोला है? मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objective by the use of human being and other resources। तो मतलब जॉर्ज टे ने बोला है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे प्लानिंग लगता है, ऑर्गेनाइजिंग लगता है, एक्टिवेटिंग लगता है और कंट्रोलिंग भी यूज होता है। क्या करने के लिए? जो हम लोग डिटरमाइन किए हैं, परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। मतलब कंपनी जो ऑब्जेक्टिव सेट करके दिया है वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो परफॉर्मेंस करना पड़ता है वो करने का जो काम है वो मैनेजमेंट करता है। तो इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस सेंट्रिक, मतलब मैनेजमेंट अगर बिजनेस में है तो एक प्रोसेस के थ्रू ही चलेगा।
मैनेजमेंट है और कंपनी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट बोल रहा है यूनिवर्सल एक्टिविटी बोल रहा है मैनेजमेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू बिजनेस अंडरटेकिंग ओनली, मतलब मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस अंडरटेकिंग के अंदर ही मतलब काम में आता है और कहीं पे काम में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल टू पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल्सो, मतलब मैनेजमेंट सभी जगह में यूज होता है, पॉलिटिक्स में भी यूज होता है, सोसाइटी में भी यूज होता है, रिलीजियस में भी यूज होता है और इंस्टीट्यूशन में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी यूज होता है। देखो ना, तुम लोग के स्कूल के अंदर भी तो अच्छा खासा मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट ठीक ठाक से नहीं होता तो कोई भी स्टूडेंट कहीं पे भी कोई भी क्लास में जाके बैठ जाएगा, कभी भी कोई भी रूम में चला जाएगा, कभी भी मन किया तो पढ़ाई नहीं करेगा, मन किया तो क्लास से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ठीक ठाक मैनेजमेंट अगर है तो ये सब काम माने पूरा जो इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट बोल सकते हो, एजुकेशनल, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी हो जाए, वहाँ पे एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है और प्रॉपर सिस्टम के संग वो काम होता है ना। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी व्हेन ग्रुप एफोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट तब बहुत ज़रूरी होता है जब लोग ग्रुप में काम करता है, मतलब इकट्ठा होकर काम करता है ना। जैसे कि मान लो जो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप, मान लो कि मैनेजमेंट नहीं है तो बॉलर बोल रहा है भाई यहाँ पे फील्डिंग लगाओ, वहाँ पे फील्डिंग लगाओ, और मैनेजमेंट नहीं है, कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है, जो जहाँ पे मर्जी वहाँ पे लग जा रहा है फील्डिंग करने के लिए। बैटिंग के टाइम में जो जहाँ पे मर्जी वहाँ पे फर्स्ट डाउन में कोई माने आना चाहिए था, कोई दूसरा आ गया सर, है ना। फर्स्ट डाउन मतलब एक विकेट गिरने के बाद कोई दूसरा आना चाहिए था, आ गया जसप्रीत बुमराह, है ना। और 8 विकेट गिर जाने के बाद आ रहा है हमारा कौन बोलो, तिलक वर्मा आ रहा है। 8 विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा आ रहा है और फर्स्ट विकेट गिरने के बाद जसप्रीत बुमराह आ रहा है। अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी एक्टिविटी मतलब हर जगह में मैनेजमेंट यूज होता है। नेक्स्ट बोल रहा है मैनेजमेंट इज़ ए साइंस एज वेल एज आर्ट, मैनेजमेंट तो साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर साइंस का भी कुछ फीचर्स है और आर्ट का भी कुछ फीचर्स है। क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट बिकॉज देयर आर डेफिनिट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारा डेफिनेशन, बहुत सारा प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का, बहुत सारा प्रिंसिपल्स है सर। इट इज़ ऑल्सो ए साइंस बिकॉज बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, मतलब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को साइंस भी बोला जाता है। क्यों साइंस बोला जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारा प्रिंसिपल यूज़ होता है। प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम लोग मन चाहा हम लोग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। मतलब साइंस में तो यही होता है ना, ये दवाई खाओगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए कुछ प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल का यूज करना पड़ता है। तो और मैनेजमेंट में प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग साइंस भी कहते हैं। मैनेजमेंट को हम लोग साइंस भी कहते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है सर, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड विद द ग्रुप एफोर्ट, मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप एफोर्ट को लेके चलता है, मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप एफोर्ट का बात करता है एंड नॉट इंडिविजुअल एफोर्ट। इंडिविजुअल एफोर्ट का बात कम करते हुए मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप एफोर्ट का बात ज़्यादा करता है। एंड ऑल्सो यूज टू परफॉर्म इन ग्रुप लेवल रेदर देन ऑन इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में मैनेजमेंट को कम देखा जाता है, लेकिन ग्रुप लेवल में मैनेजमेंट ज़्यादा देखा जाता है। मतलब एक जन को कंट्रोल करने के लिए उतना मैनेजमेंट का दरकार नहीं है, जबकि 100 जन को कंट्रोल करने के लिए एक फुल फ्लेजेड मैनेजमेंट का दरकार पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है मैनेजमेंट इज़ ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट हैज़ एन authoritarian setup which formalizes a standard set of rules and produce to be followed by
द सबऑर्डिनेट एंड इंश्योर देयर कंप्लायंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऑथोरिटेरियन सेटअप तैयार कर देता है, मतलब मैनेजमेंट के टॉप लेवल में जो रहता है वो लोग एक सेटअप तैयार कर देता है, स्टैंडर्ड सेट कर देता है, एक प्रोसीड्योर सेट कर देता है। वो प्रोसीड्योर को उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स काम करता है उसके अंतर्गत, उसके अंडर में जो लोग काम करता है उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। मतलब मैनेजमेंट में 3 लेवल ऑफ अथॉरिटी हम लोग जानते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो काम करता है वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट है उसी को वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके आगे चलना पड़ता है, ठीक है ना, जो हाई लेवल अथॉरिटी सेट करके देता है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टम ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट बोल रहा है मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट तो सर डिसीजन मेकिंग में हेल्प जरूर करता है, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बोल रहा है क्या? मैनेजमेंट इम्प्लाइज मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इन इट्स डिफरेंट डायमेंशन। बोल रहा है मैनेजमेंट इम्प्लाइज मेकिंग डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेशन में, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस के ऑपरेशन में। सर मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या करता है? डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 9 नंबर बोल रहा है मैनेजमेंट इम्प्लाइज गुड्स लीडरशिप। मैनेजमेंट गुड लीडरशिप तैयार करता है। जिस कंपनी में अच्छा मैनेजमेंट है उस कंपनी में लीडरशिप अच्छा तैयार होता है सर। तो देखो बोल रहा है ए मैनेजर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड गेट द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। मतलब एक मैनेजर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड गेट द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। मतलब एक अच्छा मैनेजर अगर है तो उस अच्छा मैनेजर को हमेशा उसके अंडर में जो लोग काम करता है, उसके अंडर में जो लोग सबऑर्डिनेट लोग काम करता है उन लोगों से काम निकाल लेने का एक तरीका आना चाहिए, काम निकाल लेने का जो एबिलिटी है वो रहना चाहिए। एक गुड मैनेजर के पास, एक अच्छा लीडर के पास, एक अच्छा मैनेजर के पास उनके अंडर में काम करता हुआ जो सब वर्कर है उन लोगों से काम निकाल लेने का, काम करवा लेने का एबिलिटी होना चाहिए। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहा है, जो लोग काम दे रहा है, वो लोग अगर काम निकाल ले रहा है लोग अंडर सबऑर्डिनेट से, मतलब मान लो यहाँ पे मिस्टर ए है, मान लो यहाँ पे सर मिस्टर ए है जो कि एक मैनेजर है, सर मिस्टर ए है जो कि एक मैनेजर है, वो तैयार किया कुछ काम, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया, उसके अंडर में यहाँ पे मान लो मिस्टर बी है। अगर मिस्टर बी से मिस्टर ए काम करवा लेता है, अच्छे से काम करवा लेता है, जितना काम बोला था उतना काम ही निकाल लेता है, तो मिस्टर ए क्या बन जाता है? एक गुड लीडर बन जाता है ना। लीडर क्या करता है? लीडर जो काम करवाना होता है वो काम को निकाल लेता है अपने सबऑर्डिनेट से, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट गुड लीडरशिप का दूसरा नाम है। बोल रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू R.C. डेविस, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर। मतलब मैनेजमेंट क्या है? एक फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर। मतलब अच्छा लीडरशिप तैयार करना ही मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंक्शन है। मैनेजमेंट ऑफ द हाई ऑर्डर implies the capacity of manager to influence the behavior of their subordinate। मतलब हायर अथॉरिटी का जो मैनेजर है, हायर अथॉरिटी का जो मैनेजर है वो लोग इन्फ्लुएंस करता है, वो लोग अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करता है किसको? उनके सबऑर्डिनेट्स को अपने ही बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करता है। अपने बिहेवियर से जब इन्फ्लुएंस करता है तो एक लीडरशिप का नज़रिया तैयार हो जाता है सबऑर्डिनेट के अंदर।
क्योंकि सबऑर्डिनेट देखता है कि मेरे एग्जैक्ट ऊपर में जो है वो अपने ऊपर वाला जो मिडिल लेवल मैनेजर है उन लोगों का बात सुन रहा है, मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो अपर लेवल मैनेजर का बात सुन रहा है। तो इस तरीके से एक चेन वाइज सिस्टम तैयार हो जाता है जहाँ पे सबऑर्डिनेट मतलब एकदम ग्राउंड लेवल जो वर्कर है वर्कर लोगों के बीच में भी लीडरशिप इक्वालिटी तैयार होता है ना। और मैनेजमेंट तो यही चाहता है कि अच्छा लीडरशिप बिल्ट हो। नेक्स्ट बोल रहा है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक एक्टिविटी, बोल रहा है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक, मतलब प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट का हमेशा एवर चेंजिंग होता है, हर टाइम चेंज होता है। वो स्टैटिक मतलब रिजिड मतलब फिक्स्ड नहीं होता है। इट हैज़ टू एडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू सोशल चेंजेस, मतलब जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट को हमेशा सोशल चेंजेस के संग अपने आप को एडॉप्ट करके चलना पड़ता है। मतलब सोशली चेंज हुआ, कुछ नियम कायदे में चेंज हुआ, मैनेजमेंट को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट बोल रहा है 11 नंबर, देखो हम लोग चाहते तो सर कुछ क्वेश्चन मैंने कुछ पढ़ा के कुछ छोड़ सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा डिस्कशन हो जाए सर, एक भी लाइन बाद ना जाए, है ना, अनटच ना रहे। 10 नंबर बोल रहा है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक एक्टिविटी, बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक एंड नॉट, ये तो हो गया सॉरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, बोल रहा है मैनेजमेंट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, it draws idea and concept from various discipline like economics, statistics, mathematics, philosophy, philosophy नहीं, psychology, sociology, एंथ्रोपोलॉजी एट्सेट्रा। मतलब मैनेजमेंट ना सिर्फ एक स्टडी का नाम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा स्टडी को इकट्ठा करके मैनेजमेंट तैयार किया जाता है। सर मैनेजमेंट का जो पढ़ाई होता है ना, मैनेजमेंट में सिर्फ मैनेजमेंट का ही पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ बिजनेस का ही पढ़ाई नहीं होता है। सर किसका पढ़ाई होता है? सर इकोनॉमिक्स का भी पढ़ाई होता है, सर स्टैटिस्टिक्स का भी पढ़ाई होता है, सर मैथमेटिक्स का भी पढ़ाई होता है, साइकोलॉजी का भी पढ़ाई होता है। अगर साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो कस्टमर का मन को कैसे समझेंगे? सोशियोलॉजी का भी पढ़ाई होता है, मतलब अगर सोशियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो जहाँ पे भिखारी लोग रहता है वहाँ पे जाके हम लोग मैकडोनल्ड का शोरूम खोल देंगे, है ना। और जहाँ पे पॉश एरिया है, मतलब बहुत बढ़िया एरिया है, वहाँ पे जाके हम लोग छोटा मोटा दुकान खोल देंगे, चाय का दुकान खोल देंगे, है ना। तो अगर सोशियोलॉजी का आइडिया नहीं है, सोशियोलॉजी का पढ़ाई नहीं किए हैं मैनेजमेंट में अच्छे से, तो हम लोग प्रॉपर जो बिज़नेस का एरिया है, बिज़नेस डालने का जो एरिया है वो एरिया हम लोग चूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से मैनेजमेंट में बहुत सारा कोर्स को पढ़ाया जाता है, बहुत सारा कोर्स को मिला के ही मैनेजमेंट का कोर्स बनता है। नेक्स्ट बोल रहा है गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट इज रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। सर मैनेजमेंट हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है। अगर मैनेजमेंट अच्छे से तरीके से काम नहीं किया, माने जो हम लोग सेट करके दिए थे, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करके दिए थे, वो ऑब्जेक्टिव अगर पूरा नहीं हो पाया तो मैनेजर रखने का फ़ायदा क्या है? तो हमेशा मैनेजर को गोल ओरिएंटेड काम करना पड़ता है, हमेशा मैनेजर को भागते रहना है, हमेशा मैनेजर को मैनेज करते रहना है, हमेशा मैनेजर को कंपनी का जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेट ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने का, ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए दौड़ना पड़ता है। इट स्ट्राइव्स टू अचीव द प्री डिटरमाइंड टारगेट विथ अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब वो ट्राई करता है कि प्री डिटरमाइंड जो टारगेट है, पहले से जो टारगेट तय कर चुका है, तय करके दिया हुआ है हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी, उसको अचीव करने के लिए ट्राई करता है विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। उसके पास जो रिसोर्सेज है उसको लेके ही वो अचीव करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट बोल रहा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है सर? लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोल रहा है डिफरेंट हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट कैन बी observed in term of top level, middle level and lower level based on the nature and importance of activity। मतलब नेचर ऑफ एक्टिविटी, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए मैनेजमेंट को तीन लेवल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में।
नेक्स्ट बोल रहा है मैनेजमेंट नीड नॉट टू बी ओनर, मतलब मैनेजमेंट को यूज करने के लिए, मैनेजमेंट को कंपनी के अंदर इंट्रोडक्शन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए ओनरशिप का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इस मैनेजमेंट का ओनर कौन है, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो देखो बोल रहा है मैनेजमेंट नीड नॉट बी ओनर्स, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए मैनेजर्स मस्ट बी द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब मैनेजर जो है, मैनेजर को ओनर माने इंटरप्राइज का ओनर होना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई बात ही नहीं है। मैनेजर को कंपनी का ओनर होना पड़ेगा, बिजनेस का ओनर होना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इन जॉइंट स्टॉक कंपनी मैनेजमेंट एंड ओनर आर डिफरेंट एंटिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब लिस्टेड कंपनी, मतलब कंपनीज में क्या होता है, मैनेजमेंट अलग होता है, कंपनी का मालिक अलग होता है सर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट आर नॉट बी, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है, मतलब इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो। मैनेजमेंट है कंपनी के अंदर, इसलिए कंपनी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। तो मैनेजमेंट एक इनविजिबल, इंटेंजिबल हाँ चीज़ है। तो बोल रहा है देखो द आउटपुट ऑफ द मैनेजमेंट कैन नॉट बी विटनेस्ड इन प्लेन आइज, इट कैन बी फेल्ट। द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट कैन बी विटनेस्ड इन टर्म ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एट्सेट्रा। तो बोल रहा है मैनेजमेंट को हम लोग खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन मैनेजमेंट है कंपनी के अंदर, उसका रिजल्ट हम लोग महसूस कर सकते हैं। कैसा है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है, कंपनी का प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ जाएगा तो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट है, गुड मैनेजमेंट है, इसका अंदाज़ा लग ही जाएगा सर, ठीक है ना। तो चलो 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से चालू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, इज मैनेजमेंट ए साइंस और एन आर्ट्स, मतलब मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बोल रहा है एन इशू दैट ऑफन अराइज वेदर मैनेजमेंट इज ए साइंस और आर्ट, मतलब ये हमेशा बात उठता है कि मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो बोल रहा है मैनेजमेंट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड यंगेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस। ये क्वेश्चन आ सकता है सर, मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड द यंगेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस। दिस एक्सप्लेन द चेंजिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट बट डज नॉट एग्जैक्टली आंसर। तो ये जो है अच्छे से माने नेचर को, मैनेजमेंट का नेचर को डिफाइन कर सकता है, डिफाइन कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट पेज में जाके ही हम लोग इसका आंसर ले पाएंगे सर। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में बोल रहा है व्हाट मैनेजमेंट इज। अच्छा, वहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे वही वाला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट मैनेजमेंट इज। टू हैव एन एग्जैक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इट इज़ नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ टर्म साइंस एंड आर्ट, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आर्ट क्या है और साइंस क्या है, आर्ट क्या है और साइंस क्या है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो देखो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ए कंट्रोवर्सी दैट वेदर मैनेजमेंट इज ए साइंस और एन आर्ट। दिस कंट्रोवर्सी इज वेरी ओल्ड एंड येट टू बी सेटल, मतलब ये कंट्रोवर्सी बहुत पुराना कंट्रोवर्सी है और अभी तक सेटल नहीं हुआ है, तो मैनेजमेंट को जो लोग साइंस बोलता है वो क्या क्या कारण देता है, चलो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट को जो लोग साइंस बोलता है उसके पीछे क्या क्या रीजन देता है। बोल रहा है देखो साइंस इज़ ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस जो है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना। बोल रहा है पर्टेनिंग टू द पार्टिकुलर फील्ड, पर्टेनिंग टू ए पार्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी, मतलब यहाँ पे
एक पार्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी रहता है। हम लोग कुछ जानने के लिए ही तो साइंस पढ़ते हैं ना। जो रिसर्च मतलब रिसर्च कर रहे हैं, मतलब हम लोग जान रहे हैं, जानने के लिए उसको सर्च कर रहे हैं, इसलिए तो रिसर्च बोला जाता है साइंस के भाषा में, है ना। तो मतलब कुछ इंक्वायरी से साइंस का शुरुआत होता है। कुछ जानने के लिए इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी से ही साइंस का शुरुआत होता है सर। बोल रहा है इट कंटेन कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस, थ्योरीज, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्टर्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर, मतलब साइंस के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, कुछ हाइपोथेसिस रहता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट होता है, हाइपोथेसिस होता है, कुछ थ्योरीज होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होता है, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। मतलब ये हुआ तो इसका कारण ये हो सकता है, ये हुआ इसका कारण वो हो सकता है ना। बिटवीन टू और मोर फैक्टर्स, जैसे कि बोल सकते हो कि अगर किडनी में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, इसीलिए बाल झड़ रहे हैं सर, इसलिए बाल सफ़ेद हो रहा है सर, है ना। तो बाल सफ़ेद होना एक इफेक्ट है। इसका कॉज क्या हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का मेल फंक्शन हो सकता है, या फिर स्ट्रेस हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये एक साइंस है, ये हुआ तो इसका कारण ये हो सकता है सर, ठीक है ना, ऐसे समझो। तो बोल रहा था फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए साइंस। मतलब साइंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नीचे दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। मतलब साइंस का जो प्रिंसिपल्स है ना सर, इंडिया में साइंस का ये प्रिंसिपल चलता है और अमेरिका में साइंस का दूसरा प्रिंसिपल चलता है। इंडिया में ना ऊपर से पानी गिराओ तो नीचे आता है, और अमेरिका में ना नीचे से पानी छोड़ो तो ऊपर उठ जाता है। ऐसा नहीं होता है सर, है ना। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, मतलब पानी अगर गिराएंगे तो ऊपर से नीचे ही आएगा। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये साइंस इस्टेब्लिश करता है। साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है सर। पानी को अगर 100 डिग्री में हम लोग उबालेंगे तो भाप बन जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, है ना। ये इंडिया में भी जो ऐसा है, अमेरिका में भी वैसा ही है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। तो बोल रहा है देखो सभी जगह में सेम प्रिंसिपल काम होता है, सेम प्रिंसिपल ही चलता है। बोल रहा है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट बेसिक ट्रूथ अबाउट द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। मतलब साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है ना वो बेसिक ट्रूथ को ही बताता है कोई भी एक इंक्वायरी के लिए। कोई भी अगर इंक्वायरी कर रहे हो तो उसका जो बेसिक ट्रूथ है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एकदम सही बता देता है। जैसे कि अगर कोई पूछे कि सन कहाँ से अराइज होता है, मतलब सन राइज होता है ईस्ट से, ये अगर क्वेश्चन कोई पूछे तो एकदम बेसिक ट्रूथ ही रख देता है साइंस। बोल रहा है दीज प्रिंसिपल्स मे बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन, ऑल टाइम एंड ऑल प्लेस। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टाइम हो, कोई भी प्लेस हो, ये सब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है हमेशा सेम रहता है। मैनेजमेंट ऑल्सो कंटेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली। मतलब मैनेजमेंट में भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो कि सभी जगह में यूज होता है। लाइक द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, दैट इज़ वन मैन वन बॉस। मतलब वन मैन वन बॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी जगह में ये प्रिंसिपल काम में आता है। इंडिया में भी काम में आता है, रशिया में भी काम में आता है, यूक्रेन में भी काम में आता है, इजराइल में भी काम में आता है, ईरान में भी काम में आता है ना। इंडिया को छोड़कर सभी अभी युद्ध चला रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी वन मैन वन बॉस का कॉन्सेप्ट सभी जगह में काम आता है। दिस प्रिंसिपल्स इज एक्सेप्टेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और नॉन बिजनेस। मतलब सभी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है सभी जगह में काम होता है, ठीक है ना। बिजनेस हो या बिजनेस ना हो, वहाँ पे भी साइंटिफिक प्रिंसिपल सभी जगह में काम होता है। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर भी प्रेजेंट है, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है।
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करना और ऑब्जर्व करना। क्या बोल रहा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्चिंग, दैट इज दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक। क्या बोल रहा है, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो क्या है, वो डिराइव्ड होता है कहाँ से, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने पे और रिसर्च करने पे जो हम लोग प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स को हम लोग देखते हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। मतलब अगर साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन किया जाए, साइंटिफिकली रिसर्च किया जाए, जो प्रिंसिपल्स निकल के आएगा वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ही होगा। जैसे कि दैट इज़ दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है ना लॉजिक के ऊपर बेस किया हुआ है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो सब लॉजिक के ऊपर बेस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन एंड नॉट ओनली द ओपिनियन ऑफ हेनरी फ्यूल। हाँ, मतलब हेनरी फ्यूल जो ओपिनियन दिया है सिर्फ उस ओपिनियन के ऊपर भरोसा करके बैठा नहीं है। हेनरी फ्यूल जो ऑब्जर्वेशन दिया है, जो प्रिंसिपल्स दिया है, उसी के ऊपर बेस करके बैठा नहीं है। जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट क्या करता है, साइंटिफिक इंक्वायरी किया, साइंटिफिक इंक्वायरी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया और करने के बाद मैनेजमेंट में जो सब प्रिंसिपल्स आ रहा है वो साइंस की तरह ही एकदम ठोस है सर, वो कभी कोई भी सिचुएशन में चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए साइंटिफिक जो फीचर्स है मैनेजमेंट के अंदर एकदम भर भर के दिया हुआ है, भर भर के प्रेजेंट होता है। दे हैव बीन डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर्स। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक जो फार्मूलाज है, साइंटिफिक जो फीचर्स है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये हमेशा बहुत सारे मैनेजर के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके तैयार किया गया है। बहुत सारा मैनेजर को काम में लेके उन लोगों का एक्सपीरियंस को गैदर करके जो क्या बोलेंगे प्रिंसिपल्स बनाया जाता है उसको हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ही कह सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज it is observed that fair remuneration to personal help is creating a satisfied workforce। जैसे कि बोला जाता है कि अगर पर्सनल हेल्प में मतलब घर में जो काम वाली बाई आता है तो वो जो पर्सनल हेल्प के लिए रखा गया है उन लोगों को अगर सही तरीके से रेमुनरेशन दिया जाए तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन लोगों को काम करके संतुष्टि मिलता है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है, ये साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस किया हुआ है, जो कि मैनेजमेंट में भी सही माना जाता है, मैनेजमेंट में भी उसका प्रेजेंस देखा गया है। तो इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग साइंस कहते हैं, मैनेजमेंट को भी हम लोग एज ए साइंस कहते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट में सर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखा गया है। बोल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ले डाउन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल, दैट इज लैक ऑफ पैरिटी, मतलब बैलेंस, लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लीड टू इनइफेक्टिवनेस। मतलब बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ साइंस का जो प्रिंसिपल है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अभी बताया है कि बाल झड़ रहा है, बाल सफ़ेद हो रहा है, तो इसका कारण रूट कॉज हो सकता है कि तुम्हारा लीवर का फंक्शन प्रॉब्लम है ना। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है ये साइंस में तो देखा ही जाता है, मैनेजमेंट में भी ये देखा गया है। मैनेजमेंट में क्या देखा गया है, अगर तुम्हारा क्या बोलेंगे इनइफेक्टिव है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन अगर इनइफेक्टिव है, इफेक्ट अगर इनइफेक्टिव है तो इसका कारण क्या हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि तुम्हारा बैलेंस, लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक नहीं है।
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस ठीक नहीं है। जो काम देने वाला उसके पास अगर अथॉरिटी नहीं है काम निकालने का, ठीक है ना, और जिसको काम दे रहा है उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है काम करने का, तो इनइफेक्टिवनेस तो होगा ही होगा। मतलब मान लो मिस्टर ए को दिया गया है, मिस्टर ए को बोला गया है कि तुम्हारे अंडर में सर बहुत सारा लोग है, तुम्हारे अंडर में बहुत सारा लोग है, ठीक है ना, उन लोगों से तुम काम निकालो। तो मिस्टर ए के पास ये अथॉरिटी होना चाहिए सर, मिस्टर ए के पास वो अथॉरिटी होना चाहिए ताकि वो लोगों के ऊपर काम डाले और लोगों को बात सुनना पड़े। ये अथॉरिटी मिस्टर ए के पास होना चाहिए। और उसके बाद जिन लोगों को वो काम दे रहा है उन लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि टाइम के अंदर काम कंप्लीट करके देने का। अगर मिस्टर ए के पास अथॉरिटी नहीं है और जो वर्कर इरेस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो काम तो होगा ही नहीं, है ना। तो काम नहीं होना ये कारण है, और उसका कॉज क्या है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना होना। तो कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है सिर्फ और सिर्फ साइंस में ही नहीं देखा गया है, ये मैनेजमेंट में भी देखा जाता है, इसलिए मैनेजमेंट को भी साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी बोल रहा है। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी क्या बोल रहा है? वैलिडिटी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी टेस्टेड एट एनी टाइम और एनी नंबर ऑफ टाइम। मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का जो वैलिडिटी होता है ना, वो कभी भी टेस्ट किया जा सकता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का जो वैलिडिटी होता है वो कभी भी टेस्ट किया जा सकता है, किसी के भी ऊपर टेस्ट किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों के ऊपर भी टेस्ट किया जा सकता है, एक जन के ऊपर भी टेस्ट किया जा सकता है ना। दैट इज दे स्टैंड द टाइम ऑफ टेस्ट। मतलब ये टाइम टेस्टेड फार्मूला है, टाइम प्रूवन फार्मूला होता है। जो साइंटिफिक फार्मूलाज होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होता है, कहीं पे भी टेस्ट कर लो भाई सेम रिजल्ट आएगा। मैंने एप्पल पेड़ से गिरेगा तो नीचे ही आएगा। कभी भी तुम टेस्ट कर लो, डे टाइम में टेस्ट कर लो, नाइट में टेस्ट कर लो, आफ्टरनून में टेस्ट कर लो, बात एक ही रहेगा। सर कहीं पे भी टेस्ट कर लो, इंडिया में टेस्ट कर लो, अमेरिका में टेस्ट कर लो, बात एक ही निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है। ईच टाइम दे टेस्ट विल गिव सेम रिजल्ट। जब भी तुम टेस्ट करोगे सेम रिजल्ट ही आएगा सर। मोर ओवर फ्यूचर इवेंट कैन बी प्रिडिक्टेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी बाय यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अगर ठीक ठाक से हम लोग इम्प्लीमेंट किए तो फ्यूचर इवेंट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब एक ओवर में सर क्रिकेट में एक ओवर में 36 रन चाहिए, 36 रन चाहिए। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? तो 6 बॉल अगर लीगल बॉल डिलीवरी होगा, लीगल बॉल करेगा तो 6 बॉल में 6 तो 4 मारने से 36 आएगा क्या? नहीं, 6 तो 6 मारने से आएगा। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है और साइंटिफिक रिजल्ट है। साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज करोगे तो एक्यूरेसी 100% मिलेगा और रिजल्ट भी सेम आएगा। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसे कि एकदम एक्यूरेट होकर काम करता है, वैसे ही मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल्स एक्यूरेट काम करता है, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कमांड कैन नॉट बी टेस्टेड बाय कंपेयरिंग 2 पर्सन, कैन बी टेस्टेड बाय कंपेयरिंग 2 पर्सन, one having single boss and one having 2 boss. The performance of first person will be better than second. मतलब जो यूनिटी ऑफ कमांड है ना, यूनिटी ऑफ कमांड जो है मैनेजमेंट का एक अच्छा प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट का एक बढ़िया प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि कमांड हमेशा एक ही जन से आना चाहिए। तुम्हारे ऊपर जो एक आदमी है उस सुपीरियर से ही कमेंट आना चाहिए। मान लो एक आदमी के ऊपर एक ही कमेंट देने वाला है और दूसरे में एक आदमी के ऊपर 2 आदमी कमेंट देने वाला है,
तो जिसके ऊपर 2 आदमी कमेंट देने वाला है, 2 आदमी अलग अलग कमेंट देगा, तो नीचे वाला आदमी सोचने में पड़ जाएगा कि किसका कमेंट पूरा करे, कौन सा काम पूरा करे। लेकिन जिसके ऊपर एक ही आदमी है और एक ही आदमी से कमेंट मिल रहा है, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, वो सही तरीके से फटाफट काम को निपटा देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट दिन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो इनिशियल